हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी, आपके साथ मैं हूं विवेक। और चलिए शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला दिया और डोकलाम पर चीन की तरफ से बढ़ते खतरे का जिक्र किया। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इसका कड़ा विरोध भी किया और हंगामे के बाद राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि सरकार सच सामने आने से डर रही है। आखिर बजट की पिच पर डोकलाम की गेंद फेंकना राहुल को भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जो चीजें हैं अब वो प्रमाण मांग रही हैं, प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि राहुल रोज नए अप्रमाणित सबूत कहां से लाते हैं। उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। तो हुई ही नहीं है। सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors. सदन में डोकलाम में खदेड़े गए चीनी टैंकों को मुद्दा बनाकर नई बहस छेड़ने वाले राहुल गांधी नहीं बदलने वाले। राहुल उस प्रमाण को हथियार बनाकर लाए थे जो सभी से अनजान, गुमनाम, जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। वो किताब जो अब तक छपी ही नहीं, आधी अधूरी चंद लाइनों के सहारे राहुल राजनीतिक पगडंडियों को पकड़ने की कोशिश में थे, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रमाण पर बाण चला रहा था। नहीं समाप्त कर दिया है। वो स्वयं संसद में आज जो हुआ वो सिर्फ सीमा विवाद पर बहस से कहीं ज्यादा इस बात पर था कि राजनीति में सवाल ज्यादा अहम होते हैं या फिर सबूत। राहुल गांधी ने सीधे सरकार की उस छवि को चुनौती दी जो पिछले एक दशक से ये कहती आई कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और चीन को कड़ा संदेश दिया जा चुका है। लेकिन तर्क के नाम पर केवल वो अप्रकाशित दलील थी जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं। हालांकि पूरा विपक्ष शोर के दम पर राहुल की बात को भारी करने में जुटा था। There is a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir. अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। कर उसका जवाब देने के लिए सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर अप्रमाणित या अप्रकाशित सामग्री का हवाला गैर जिम्मेदाराना है। संदेश साफ था, सेना को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी का मकसद सरकार को किसी एक दस्तावेज पर घेरना नहीं था, बल्कि मकसद था चीन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाना, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। कहा कि विपक्ष के नेता ये बताएं कि क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन
पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया तो नेशनल सिक्योरिटी से गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की बात दोहराई भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल इतना स्पष्ट करें कि नरवणे की पुस्तक है कि नहीं, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती। तो किरेन रिजिजू ने भागने जैसे शब्दों के इस्तेमाल को असंसदीय बताते हुए राहुल गांधी को शालीनता बरतने की नसीहत दी। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमकर घेरेबंदी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला तक कह दिया। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उन्हें नियमों की याद दिला दी। राहुल जी, आप जब गए थे चाइनीज एम्बेसी तो आपकी क्या वार्ता हुई थी वो भी बता दें। आपको पूछना चाहिए था राहुल जी कि देश में कब कब चाइना और भारत में तकरार हुआ, कितनी जमीनें नेहरू ने दे दी, इस पे कभी चर्चा होती है? ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर भी जाकर के देश के दुश्मन की तरफ। एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष बहस के दौरान राहुल गांधी से जवाब मांगता रहा कि जो तथ्य राहुल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया, तो सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष बिना सबूत के बस आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर इतना बड़ा आरोप है तो प्रमाण दिखाइए। जो किताब छपी ही नहीं उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा रहा है? नरवणे की किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई, सिर्फ मैगजीन में छपी कहानी को प्रमाण मानना सही नहीं है। ये कोई आधिकारिक तौर पर रिलीज तो नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान देश हित में नहीं है। Well, after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China who tries to bully its smaller neighbors. डोकलाम की लड़ाई जमीन पर खत्म हो चुकी है, लेकिन संसद में सियासी टकराव अभी बाकी है। राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सजग नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन प्रमाणों के साथ जल्दबाजी भी है जो अब उल्टा राहुल पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें गैर जिम्मेदार और अप्रामाणिक ठहराने में जुटी है। सवाल है कि क्या संसद में सबूत से पहले सस्पेंस चलेगा? क्या अधूरी किताब पूरी बहस तय कर सकती है? क्या संसद में अधूरी किताब भी प्रमाण बन सकती है? क्योंकि सवाल पूछना और संदेह फैलाना दोनों में अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सवाल पूछना और संदेह फैलाना दोनों में बड़ा अंतर होता है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय से बाहर आते ही एसआईआर के मुद्दे पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में व्यापक मिसमैपिंग और असंगतियां सामने आई, जिससे कि मतदाता सूची में एक बड़ी गड़बड़ी हुई। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बैठक को गुस्से में बीच में ही छोड़कर वो बाहर निकल आए। यहां तक कि चुनाव आयुक्त को झूठा कहा, अहंकारी कहा, तो चुनाव आयोग को भाजपा का आईटी सेल भी बता दिया। देखिए रिपोर्ट। आप बीजेपी का भय से काम कर रहे हैं। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तल्ख तेवर, निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ममता ने सीबीआई ईडी की तरह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और बीजेपी का आईटी सेल बता दिया। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। आप बीजेपी का भय से काम कर रहे हैं। आप इंक्लूजन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब कोलकाता से दिल्ली के लिए निकली थी, तय था कि वो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर ऐसे तीखे प्रहार करेंगी, क्योंकि ना तो बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया रुकने वाली है और ना ही चुनाव आयुक्त वोटर लिस्ट में धांधली का दुष्प्रचार स्वीकार करेंगे। लेकिन ममता तो टीएमसी के सियासी फायदे की राजनीति करने आ गई थी। उनको भला चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा की क्या परवाह। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है वोटर लिस्ट में मौत है। एसआईआर चुनाव से पहले होने वाली प्रक्रिया है। बंगाल में इसी साल चुनाव हैं, लेकिन टीएमसी को आपत्ति है कि चुनाव से 3 महीने पहले क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है। बीजेपी को एसआईआर का मास्टरमाइंड बताकर वोट काटने के आरोप लगाए। अगर आपको करना चाहिए था तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता। दिल्ली में ममता के विरोधी वाली सियासी पिक्चर का द एंड होने के बाद बीजेपी की बंगाल यूनिट मैदान में उतरी और कहा कि ममता ने दिल्ली में नौटंकी करके बंगाली समाज का अपमान करवा दिया। एसआईआर को बंचाल करो, फिर हायर कोर्ट में जाओ, डेमोक्रेसी को रक्षा करो, विद इन द टाइम इलेक्शन कराओ और पुराना वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। ये इसका पूरा हिडन एजेंडा है। इसलिए जो बीएलओ भेजा, ए लार्ज सेक्शन ऑफ बीएलओ, दे आर पॉलिटिकली बायस्ड, दे आर कमिटेड टू टीएमसी। 10 लाख लोगों को परेड करा सकते हैं। कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक मार्च निकाल सकते हैं। ममता बनर्जी का पार्टी के पास बहुत पैसा है। ममता बनर्जी लोगों को मंगल ग्रह में भी भेज सकते हैं, अंटार्कटिका भी पहुंच सकते हैं। तो उससे इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, इलेक्शन कमीशन सोचे। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। ममता बीजेपी पर आक्रामक है, लेकिन उस चक्कर में वो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर सियासी हमले कर रही है, जिससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्योंकि बीजेपी ने 5 साल तक जमीन में उतरकर जनता की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां सरकार ने मदरसों की आड़ में चलाई जा रही मजहबी फैक्ट्रियों पर नकेल कसने के लिए नियम अब
सख्त कर दिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि राज्य में जितने भी मदरसे हैं उनके खातों की गहनता से जांच होगी ताकि पता लगाया जा सके कि उन्हें फंडिंग कहां से मिलती है। और यह सब इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार यूपी के कई मदरसों पर यह आरोप लग रहे थे ये मदरसे विदेशी फंडिंग से चलाए जा रहे हैं। और इसी के बाद यूपी सरकार ने इस मामले में जांच का नियम बनाया है। क्या है यह नियम, इस रिपोर्ट में देखिए। वहाँ कुछ हाथ नहीं लगने वाला, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाती है। माइनॉरिटी के लिए उनकी सोच क्या है? एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यूपी में मदरसों के नाम पर चलाई जा रही जिहाद की पाठशालाओं के ऐसे ही हाथी के दांतों पर नकेल कसने की तैयारी है। यूपी सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में जितने भी मदरसे हैं उनके बैंक खाते अब सरकार की निगरानी में रहेंगे। मतलब मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है, इसकी जानकारी अब सरकार को देनी जरूरी होगी। सवाल है कि यह फैसला क्यों लिया गया? तो असल में मदरसों को अनुदान और चंदे के तौर पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। इनमें मोटी रकम विदेशों से भी भेजी जाती है, लेकिन यही विदेशी फंडिंग शक के घेरे में है क्योंकि अमूमन विदेशों में बैठी फिरका परस्त ताकतें भारत का माहौल खराब करने के इरादे से ऐसा करती हैं ताकि उनके भेजे पैसे से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में नफरत का जहर घोला जा सके। हमने देखा है कि कई सालों से विदेशी फंडिंग से कुछ हद तक आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया गया है और इसके विरोध में केंद्रीय सरकार ने बहुत अंकुश साधा है। अगर योगी जी ने इस प्रकार का बयान दिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, जो लोग अपनी फंड लेके अपने काम में व्यस्त हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर मुझे लगता है कि कई ऐसे उपद्रवियों का भी सहयोग हो रहा है जिसके विरोध में हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर है, संदिग्ध होता है। आपने देखा हाल ही में कुछ पिक्चरों में इसका वृत्तांत दिया गया है। इसी वजह से योगी सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि मदरसों तक पहुंचने वाली राशि का पूरा ब्यौरा सरकार के पास हो। योगी सरकार के इस फैसले के बाद मदरसों के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जाएगी। इसमें अनुदान, दान और अन्य आय स्रोतों का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि मदरसों में आने वाला पैसा नियमों के तहत हो और उसका उपयोग सही जगह हो। मदरसा संचालकों के निजी बैंक खातों पर भी नजर रखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि वो कहां से राशि जुटा रहे हैं और कहां लगा रहे हैं। सरकार की मंशा विदेशी फंडिंग का मकसद पता करना है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित मदरसा दारुल उलूम वारसी के प्रिंसिपल मौलाना जहीर अब्बास बरकाती ने इस फैसले के बाद यह भरोसा दिया कि वो सरकार के इस फैसले में उसका सहयोग करेंगे। जितनी भी जांचें अब तक आई हैं, हमारे यहाँ बच्चों की भी जांच आई, टीचरों की जांच आई और मानक के अनुसार मदरसे हैं कि नहीं उसकी जांच आई। जितनी भी जांचें आ रही हैं हम लोग हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के थ्रू हो या जिसके ज़रिए से भी हम लोग हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मौलाना जहीर अब्बासी बरकाती ने साफ कर दिया कि मदरसे की जांच हो, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। निजी खातों की जांच हो, इससे भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ही नजर आता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मदरसों के खातों की जांच में जुटी है ताकि उन पर जांच के बहाने एक्शन लिया जा सके। चलिए, मदरसों की फंडिंग की जांच हो रही है और मदरसे कह रहे हैं कि हम इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। इन एसोसिएशन विद गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी। कई केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।